स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संसद में बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में अयोध्या के राम मंदिर पर चर्चा हुई और पीएम मोदी के संबोधन के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्रहवीं लोकसभा सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधित करते हुए कहा कि ये 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के थे। ऐसा बहुत कम होता है। सुधार और प्रदर्शन दोनों होते हैं और हम परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। देश 17वीं लोकसभा के माध्यम से इसका अनुभव कर रहा है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद देना जारी रखेगा। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आप सदैव मुस्कुराते रहते थे। आपकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। आपने कई मौकों पर संतुलित और निष्पक्ष तरीके से इस सदन का मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। गुस्से, आरोप प्रत्यारोप के क्षण आए, लेकिन आपने धैर्यपूर्वक स्थिति को नियंत्रित किया और सदन चलाया और हमारा मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। 5 वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता है। जहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में अपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और आज संसद बजट सत्र का आखिरी दिन रहा, जिससे एक दिन बढ़ा दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा करते हुए राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया और शाह ने कहा कि 22 जनवरी आने वाले सालों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। ये वो दिन था जिसने सभी राम भक्तों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण किया। उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। ये दिन मां भारती विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन है। इस देश की कल्पना राम और रामचरितमानस के बिना नहीं की जा सकती। राम का चरित्र और राम इस देश के जनमानस का प्रण है। न्यायालय के आदेश में परिवर्तन। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा तब और जब जजमेंट आया तब कई लोग आगाज लगा रहे हैं, कई लोग अनुमान कर रहे हैं। इस देश में रक्तपात हो रहा है, इस देश में दंगे हो रहे हैं, इस देश में धर्म के बीच में बड़े विवाद हो। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार में। और उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया, मान्यवर उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं।
न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए मान्यवर। वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर, इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बढ़ाने का। राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा होती है तो मेरे लिए किसी विषय पर सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें ऐसे पवित्र विषय पर इस सदन में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हम सबके लिए गौरवशाली पल है। मैं 55 करोड़ लोग जो भारत की आबादी का 40% बनता, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इनको 5 लाख रुपए का हर साल सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का इलाज करने के लिए आज व्यवस्था की। कभी सोचा था आयुष्मान भारत? और कौन लोग हैं ये? मैं बार बार बोलता हूं, ये गरीब लोग हैं, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, क्लीनर, बाल काटने वाला, जूते का काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग बेचारे जो अपने गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे, उनको आयुष्मान भारत में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और वह भी हम सबके ध्यान में है। लोकसभा में आज राम मंदिर निर्माण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर नाथूराम गोडसे से मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। ओवैसी ने पूछा, क्या मोदी सरकार एक समुदाय या एक मजहब की सरकार है, या सभी पूरे देश की सभी मजहबों को मानने वाली की सरकार है? क्या इस सरकार का कोई मजहब है? मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या 22 जनवरी का पैगाम देकर ये सरकार बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब को मानने वालों पर जीत मिली है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उसके सदस्यों की ओर जय श्री राम के नारे गुस्से और नफरत को दर्शाते हैं। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने की परंपरा को बंद करने की अपील की। ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण एवं श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए गोगोई ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और हर समय सबके साथ है। वो हर पल हमारे हर हिस्से में है। ही न हो, सर्वधर्म समभाव की जो संस्कृति है उसी का उल्लेख किया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के राय को आदर करते हुए हमेशा जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिखाया संविधान के द्वारा,
न्याय का रास्ता, और उस रास्ता का जो अंतिम लक्ष्य है वो महात्मा गांधी के राम राज्य तक है। और राम राज्य में जहाँ पे सब सुख हो, कोई दुखी ना हो, जिस राम राज्य में भेदभाव ना हो, उसी की हमने बात की और वही हमने जताया कि आज भी अन्याय का एक वातावरण है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ आज अनुसूचित जाति की महिलाओं पर जिस प्रकार से यौन शोषण, उनके प्रति जो अपराध हो रहा है, उन्नाव के बेटी का भी उल्लेख किया। तो इसलिए हम अब भी जो लक्ष्य है राम राज्य से उससे बहुत दूर है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज जब हम श्वेत पत्र ला रहे हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को एक निश्चित स्तर पर ले आए हैं और वो स्तर हमें विश्वास दिलाता है कि अब हम अगले कुछ सालों में ये कहने में सक्षम हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। And this is not so. Today, when we are bringing the white paper, it is because, as I said, we have brought the economy to a certain level, and that level gives us the confidence that we are able to now say within the next few years, and that is why Honorable Prime Minister keeps saying, in my third term, surely the economy will reach third rank. And this is not without reason. और सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए को लागू किया जाएगा। मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये अच्छा कदम है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। इस पर उन लोगों को दिक्कत होगी जो गलत ढंग से रह रहे हैं, बाकी तो देश के नागरिक इसका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते हैं, अच्छा कदम है और देश के नागरिकों को इससे कोई मतलब नहीं। वो लोग हैं जो गलत ढंग से रह रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी और बाकी तो देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा करेंगे। बता दें कि 2015 के बाद ये पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी और पिछले 8 महीनों में ये तीसरी यात्रा होगी। आज G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत 1411 करोड़ की लागत से 24,184 आवासों का ई लोकार्पण किया। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी पिछले महीने ही मुझे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का मौका मिला था। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार का आयोजन भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार तरीके से हुआ। ये गुजरात और देश के लिए निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर कार्यक्रम था।
पिछले महीने ही मुझे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का अवसर मिला। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार का आयोजन भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से किया। ये गुजरात के लिए, देश के लिए भी निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है, लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसीलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ रही है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो। साथियों, किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है, लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो, अपने सपनों के लिए एक उत्तम आशियाना हो। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिन परिवारों को उनका नया घर मिला है, उन सब परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। संविधान से भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में बनासकांठा के लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं और साथ साथ मुझे बताया गया 182 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं गुजरात भाजपा के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात की सरकार को इतने बड़े आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। और मैं यहाँ टीवी पर अलग अलग स्थान के लोगों को देख रहा हूं, अलग अलग स्थान के अलग अलग लोगों के बहुत पुराने चेहरों के मुझे आज यहाँ दूर से दर्शन करने का मौका मिल रहा है। दूर दूर सुदूर के सब इलाके दिखा दिए जा रहे हैं मुझे। कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम। मैंने सालों तक संगठन का काम किया है, तो मुझे मालूम है कि एक साथ इतने स्थानों पर लाखों लोगों को एकत्र करना ये मामूली काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन देखा। गांव-गांव में मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंची। सरकार की ऐसी कोशिशों से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है रही और इन साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और ये 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल रहे। पंचोत्तर पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन थे। गामड़े गामड़े मोदीनी ગેરંટીની ગાડી જતી હતી અને ગામડામાં લાભાર્થી કોઈ રહી ગયો હોય તેને શોધતી હતી અને આખા દેશમાં લાખો ગામોમાં ભારત સરકાર સિદ્ધિ ગઈ હોય એવું આઝાદીના 75 વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું। और हमारे गुजरात में भी करोड़ों करोड़ों लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ गए और सरकार के ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में देश में जो सबसे बड़ा काम मैं मानूंगा, जिसके लिए आपको भी संतोष होगा, वो काम हुआ है 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संबोधन में आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जन जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसा ही संकल्प विकसित भारत का निर्माण बन गया है।
देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हर कोई अपना हर संभव योगदान दे रहा है। जन जन का इतिहास बनाने का समय है, इतिहास रचने का समय है। ये वैसा ही समय है जैसा हमने आजादी के कालखंड में देखा है। आजादी की लड़ाई के दौरान स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, जन जन का संकल्प बन गया। देश के लिए आज वैसा ही संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, ये बहुत बड़ा संकल्प बन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात हमेशा आगे रहा। इसके तहत शहरी इलाकों में 8 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। गुजरात का यही संकल्प रहा है, राज्य के विकास से देश के विकास की रही। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात। लखनऊ में सुशासन दिवस 2024 पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने सीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत तकनीकी शिक्षा या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अंतिम साल के शोध छात्रों को किसी अन्य संस्थान या उद्योग के साथ साथ काम करने पर आधा वेतन सरकार से और आधा वेतन संबंधित उद्योग देगा। अध्ययन के अंतिम साल के दौरान ही छात्र को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को भी हमें प्रोत्साहित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो पहले 80 से 86 हजार करोड़ तक मात्र था। 3 वर्ष के कोरोना कालखंड की अवधि को छोड़ दें तो भी उत्तर प्रदेश आज के दिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अपने परंपरागत उद्यम में एमएसएमई यूनिट से जो भी प्रोडक्ट उनका आता है, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल था, लेकिन उसका बेहतर उपयोग। यूपी विधानसभा बजट सत्र को सीएम योगी ने संबोधित किया और कहा कि 2017 में हमने अपना पहला बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर प्रस्तुत किया था और आज जब हमने 8वां बजट पेश किया है तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। अमृतकाल के इस पहले बजट में राम राज्य की अवधारणाओं को समावेश करने का प्रयास हुआ है। हो सकता है कि विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। अपना 8वां 2017 में हमने अपना पहला बजट उस समय प्रस्तुत किया था। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमलोह में घर घर राशन योजना का शुभारंभ किया। दोनों ने हरी झंडी दिखाकर योजना की शुरुआत की। पंजाब में जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। विधानसभा चुनाव से हमें 117 में से 92 सीटें दी। आपने पंजाब में इतिहास रचा। मैं आपके पास हाथ जोड़कर एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से 1, कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। अगले 10 से 15 दिनों में आम आदमी पार्टी इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपको इन सभी 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बहुमत के साथ जीत दिलानी है। ये घर घर जो है राशन की डिलीवरी, ये पहले दिल्ली में ट्राई की गई थी, लेकिन एलजी ने काफ़ी उसमें
अड़चने पैदा की, तो पंजाब में हमने शुरू की है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, हर रोज़ दिहाड़ी पे जाते हैं, उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन खाते हैं। तो उनके लिए एक दिन राशन के डिपो पर जाना मतलब उनका काफ़ी दिक्कतें आती थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ कोई साधन नहीं है उनके पास जाने का, जब अपाहज हैं, जब बुज़ुर्ग हैं। तो आज मैं बहुत से लोगों को मिला भी, तो ये राशन उनके घर। अब कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा कि इस महीने के अंत तक हम पंजाब से अपने सभी 13 और चंडीगढ़ से 14 उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी 13 सीटों के लिए हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। इस महीने के आखिर तक हम अपने 13 के 13 जो पंजाब से और 14वां जो है चंडीगढ़ से हम अपने कैंडिडेट जो हैं वो अनाउंस कर देंगे। और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब में 13-0 और +1 जो है चंडीगढ़ की, तो 14-0 होने वाला है पंजाब। इंडी गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन को एक और जख्म अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी है कि पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ की सीट पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। इसका मतलब इंडी गठबंधन वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इंडी गठबंधन का ये ढांचा लगातार गिरता जा रहा है। इंडी गठबंधन का यही ढांचा है, नो मिशन नो विजन, सिर्फ कमीशन, भ्रष्टाचार। एक तरफ तो राम मंदिर गठबंधन को एक और जख्म, एक और नया कलेश। अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी है कि पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ की सीट, इस पर आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इसका मतलब इंडी गठबंधन नहीं लड़ेगा, वहाँ पर कोई अलायंस नहीं होगा। अब देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का ये ढांचा लगातार गिरता जा रहा है। पहले बंगाल में दीदी ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी, राहुल गांधी की पार्टी को 40 सीटें नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है। हमने देखा है कि केरला में भी कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है और अब पंजाब में भी घोषणा हो चुकी है कि हम तो अकेले लड़ेंगे। यही है इंडी गठबंधन का ढांचा, नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, ओनली करप्शन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली कॉन्ट्रडिक्शन। इंडी गठबंधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी 400 सीट पार करेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पार करेगी तो इंडी गठबंधन वजह से करेगी, क्योंकि ये सबको एक साथ लेकर चलने में असफल रहे हैं, उसकी वजह से ही ऐसा हो पाएगा। करेगी। अब मैं ना नजूमी हूं ना कुछ हूं, लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके ये जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से बने। तो कभी कभी मुझे शक है ये भी शायद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आर्मी ग्राउंड से मुख्य बाजार होते हुए शिखर तिराहे तक भव्य रोड शो निकाला। इसके बाद हवाला बाग पहुंचकर आजीविका महोत्सव 3.0 के लाभार्थियों से मुलाकात कर संवाद उन्हें करना है। वहीं आरबीआई परिसर हवाला बाग से कलश यात्रा के साथ प्रस्थान कर आजीविका महोत्सव स्थल पहुंचकर शिल्पकार गैलरी और विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी
जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक। हल्द्वानी हिंसा घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से निपटेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी हैं। इस दौरान मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए लोगों के नाम महबूब आलम, जीशान परवेज, अरशद अयूब, जावेद सिद्दीकी है। वहीं घटना का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच जारी है और उपद्रवियों की धरपकड़ चल रही है। बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है और जरूरी सेवाएं बहाल हैं। फिलहाल हल्द्वानी क्षेत्र में नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है और 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ डीजीपी अभिनव कुमार ने बनभूलपुरा थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सुनियोजित तरीके से थाना फूका गया, वाहन फूके गए, पुलिस पर पथराव किया गया, उससे साफ है कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई है। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत 5000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को हुई हिंसा और अग्निकांड में सरकारी संपत्ति, नगर निगम और पुलिस की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। निगम ने अपने नुकसान का आकलन कर करीब 5 करोड़ रुपया बताया है। इसी तरह सरकारी और पुलिस के करोड़ की संपत्तियों को बवालियों ने आग के हवाले कर दिया। मामले में कार्रवाई को लेकर बनभूलपुरा इलाके को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें 7 मजिस्ट्रेट और एडीएम नोडल ऑफिसर तैनात है। मामले में एनएसए यूएपीए के तहत दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी और नुकसान की वसूली की जाएगी। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में जेडीयू का शक्ति परीक्षण जारी है, जहां मंत्री सरवन कुमार के सरकारी आवास पर खास भोज का आयोजन किया गया, जहां जेडीयू के तमाम विधायकों को आमंत्रित किया गया। माना जा रहा है कि जो 12 फरवरी को नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, इसके लिए एकजुटता बनी रहे, इसके लिए तमाम विधायकों को भोज के जरिए एक जगह बुलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा कल रविवार को कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के यहाँ सरकारी आवास पर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के विधायक और विधान पार्षद समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दरअसल महागठबंधन की सरकार जाने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेल बाकी है। इस कारण जनता दल यूनाइटेड अपने विधायकों को एकजुट रहने के लिए फ्लोर टेस्ट से पहले इस तरह का आयोजन कर रही है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घटक दल के विधायक महादेव की पूजा बाबा धाम में नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना चले गए हजारों किलोमीटर दूर और कसम खिलाया जा रहा है मंदिर में कि कहो कि हम वोट देंगे महागठबंधन को। इसका मतलब क्या है? खेला तो हो गया, अब तो मेला लगना है हमारे पक्ष में और एनडीए के पक्ष में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार विश्वास मत शानदार और जानदार तरीके से हासिल करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की।
और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित होने पर बधाई दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी से मिलकर आनंद हुआ। जब उन्हें 3 तारीख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो हमारे लिए खुशी का क्षण था। आज मैं उनसे मिला और उन्हें सम्मानित किया। मैंने उन्हें हरियाणा के बारे में सारी बातें बताई, उन्हें एक पुस्तक भेंट की। आदरणीय आडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो जरूर मिलकर आऊँगा। आज उनके दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में हरियाणा के प्रभारी बिप्लब कुमार देब और प्रदेश संगठन महामंत्री फणिंद्र नाथ शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने हरियाणा सरकार की अतुलनीय वर्ष किताब भेंट के साथ की। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब बचाओ यात्रा निकाली है। इस यात्रा के दौरान कुछ युवाओं ने काफिला रुकवाकर उनसे बात करने की कोशिश की, जिसको लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसके राज्य में बदतमीजी हुई है, किसके राज्य में नशा आया है। ये तमाम बातें बोलकर उन्होंने सवाल उठाए। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भगत सिंह कॉलोनी की गलियों की आधारशिला रखी और इस दौरान स्थानीय निवासियों के हाथों नारियल तुड़वाकर काम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता और आम मजदूर वर्ग के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर देश के किसानों और देश की जनता का सम्मान किया गया है। मैं आज सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसान और मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के लिए देश और दुनिया में आवाज़ उठाने का काम किया और आज भारत रत्न से नवाजने का काम किया है। आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया जो भारत रत्न से सम्मानित किया। बिलासपुर में जल विवाद पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला। इस दौरान उन्होंने मांग की कि अलीखड्ड से उठाए जा रहे पानी विवाद पर संज्ञान लिया जाए। इसको लेकर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस स्थान से पानी उठाया जा रहा है उससे लगभग 35 पानी की पेयजल स्कीम, घराट और सिंचाई की योजनाएं चलती हैं और वो सारी प्रभावित हो जाएंगी और लोगों को आने वाले वक्त में पीने का पानी नहीं मिलेगा, जिससे इलाके में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसको लेकर उन्होंने सीएम से मांग की है कि स्कीम पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और इसे रद्द किया जाए। राज्यसभा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक नजर आ रही है। जमीन से जुड़ी है ये सरकार और चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न सम्मान दिया है। जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक
चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी के सुर बदल गए हैं। इसको लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जैसे ही खड़े हुए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, कांग्रेस और डीएमके के लोग, और उन्होंने इतना ज़्यादा अपने असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया और हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद उनको बोलने नहीं दिया। कौन है ये कांग्रेस के लोग आग बबूला थे। आज देखना वाला हश्र था। इन्होंने जबरदस्ती अपने हंगामे से आज जयंत चौधरी जी को किसानों के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में बोलने से रोका। इनको पीड़ा है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद से हटाया, नरसिम्हा राव के साथ अन्याय किया। आज वो संसद में भी चर्चा नहीं होने देना चाहते। मैं समझता हूँ कांग्रेस को सार्वजनिक अपनी किसान द्रोही, अपनी पिछड़ा द्रोही आवृत्ति के कारण जो आज उनका आचरण था, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। निर्णय लेंगे वो अपनी पार्टी के हिसाब से लेंगे। उनकी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि सही काम है। एक तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं कहूँगी कि इसके बाद जो उन्होंने किसानों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी थी, बड़े किसान नेता थे, और उनके अगर पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने काले कानून देश में लाए, 700 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है, हत्याएं हुई हैं, रोज़ आए दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको कर्ज माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को सोचा होता तो शायद चौधरी चरण सिंह जी भी अपनी जिम्मेदारी उस समय पे समझे होते, और उनके ग्रैंडसन जयंत भी वो जिम्मेदारी समझेंगे कि ऐसी पार्टियां और ऐसी राजनीति जहां किसान विरोधी हो, तो आपको विरोध किसानों के लिए करना ज़रूरी है। और एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं आपसे अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इनका जवाब वक्त पर दिया जाएगा। वो सारे सवाल ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टू द बिजनेस सवाल आपने पूछा है। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ ही संपूर्ण भारत के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर, बने रहिए हमारे साथ।